आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में सेना भी है। सेना ने जम्मू कश्मीर के गुरेज में एक अच्छी पहल की। दरअसल वहां युवाओं के लिए भर्ती निकाली गई। ये भर्ती पोर्टर के पद के लिए थी। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय युवक पहुंचे जिन्हें रोजगार की दरकार थी। वहीं इस दौरान सेना के जवान उनके फॉर्म भरवाते और दस्तावेज चेक करते नजर आए। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में केक ले जाने का वीडियो चर्चा में आ गया। कहा जा रहा है कि यह शख्स पाकिस्तान उच्चायोग से जुड़ा है और वो एक केक का डिब्बा अंदर ले गया। हालांकि इस दौरान पत्रकारों ने उससे बात करने की काफी कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उसने ये नहीं बताया कि आखिर वो क्यों उच्चायोग में केक अंदर लेकर जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक मॉक ड्रिल की गई। इसमें आपदा से जुड़ी तैयारियों को परखा गया। ऐसे में हर की पैड़ी पर अफरा तफरी नजर आई। वहां गंगा में डूब रहे लोगों की रेस्क्यू टीमें मदद करती दिखाई दी। यहां से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहीं बद्रीनाथ में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। यहाँ भगदड़, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना या कोई और आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। रक्षा क्षेत्र में नेवी ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल उसने INS सूरत से एक मिसाइल का टेस्ट किया जो सफल रहा। इसका वीडियो भी नौसेना ने जारी किया जिसमें INS सूरत से छोड़ी गई मिसाइल समंदर में अपने लक्ष्य पर निशाना लगाती नजर आई। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बड़ी सफलता है। INS सूरत मिसाइल हमला होने की स्थिति में खुद ही दुश्मन की मिसाइलों की पहचान करने और उन्हें हवा या पानी में ही मार गिराने में सक्षम है। IPL की गुजरात टाइटंस टीम PM मोदी के गृहनगर वडनगर पहुंची। इनमें कप्तान शुभमन गिल और दूसरे खिलाड़ी शामिल रहे। सभी ने PM मोदी के स्कूल के पास बने प्रेरणा केंद्र का दौरा किया। साथ ही वो देश के पहले आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम में भी पहुंचे। इसके अलावा खिलाड़ियों ने यहाँ के हटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा भी की। वहीं वडनगर पहुंचे क्रिकेटरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ भी जुटी। वो उनकी एक तस्वीर लेने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। इसके लिए वो हर जतन करते हैं। स्कूल के साथ साथ बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी करवाते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर पर ही ताला लटक जाए तो जाहिर है बच्चों का भविष्य अधर में अटक जाएगा। फिजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कई राज्यों में इसके सेंटर बंद हो गए हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब तो मनी लॉन्ड्रिंग तक को लेकर ED की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुनहरे भविष्य के सपने लेकर स्टूडेंट किसी कोचिंग सेंटर का रुख करते हैं। उम्मीद रहती है कि कोचिंग की पढ़ाई उनकी आगे की राह आसान कर देगी। लेकिन जब कोचिंग सेंटर पर ही ताला लगने लगे तो इसका असर स्टूडेंट पर पड़ना लाजिमी है। IIT JEE की तैयारी के लिए एक ऐसा ही बड़ा नाम फिजी हुआ करता था। लेकिन अचानक से एक के बाद एक इसके कई सेंटर बंद होने लगे जिससे हजारों बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया। स्टूडेंट और उनके अभिभावकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोटी फीस भरने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली NCR समेत कई जगहों पर फिजी के सेंटर्स पर ताले लगने लगे। अब जब फिजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने कार्रवाई शुरू की है तो ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ED ने गुरुवार को सुबह फिजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ED ने नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और फिजी के प्रमोटर DK गोयल के आवास और ऑफिस पर भी तलाशी ली। ये वही फिजी कोचिंग सेंटर है जो कि रातों रात अचानक बंद हो गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर दर शहर फिजी के कई सेंटर अचानक बंद होते चले गए एक के बाद एक। लेकिन अब इसी फिजी के मालिकों पर ED ने बड़ी कार्रवाई की है और
फिजी के कई ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। लगभग 10 ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। सैलरी संकट के बीच में लगभग 12 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था फिजी को, और इसी के चलते अब फिजी के कई ठिकानों पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले हम जहां मौजूद हैं, ये नोएडा का फिजी का सेंटर है, और इसी सेंटर्स पर हमें बहुत सारे ऐसे बच्चों के माता पिता मिले थे जिनमें से कई लोगों ने लोन लेकर बच्चे का एडमिशन यहां पर करवाया था, और उनकी ही शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने फिजी से जुड़े लगभग 11 करोड़ 11 लाख रुपए उनके सीज किए थे, जो भी पैसा फिजी के मालिकों के अकाउंट में था। अब इसके बाद ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। नोएडा पुलिस ने पहले ही फिजी के खिलाफ एक्शन लिया था और एफआईआर दर्ज कर ली थी। कई पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने लोन लेकर बच्चों की फीस भरी थी, लेकिन फिजी के बीच में बंद होने से वो सब बीच में ही अटक गए, अधर में लटक गए। उनके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, उनका सिलेबस कैसे पूरा होगा, इसका कोई रास्ता भी फिजी ने उस वक्त नहीं सुझाया था। फिलहाल अब ईडी फिजी पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। उम्मीद यही कि जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उन्हें अब सरकार छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती। ये कार्रवाई यूपी और दिल्ली में संस्थान के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें कोचिंग संचालकों पर धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। फिजी के मालिकों और प्रमोटर्स पर कोचिंग सेंटर से लिए गए पैसों को अपने निजी फायदे के लिए और दूसरी कंपनियों में लगाने का आरोप है। इसी साल जनवरी में देश भर में कई फिजी सेंटर अचानक बंद कर दिए गए थे। अभिभावकों का आरोप है कि पूरे साल की फीस पहले ही ले ली गई थी, लेकिन सेंटर बंद करने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। इसके चलते करीब 12,000 स्टूडेंट की पढ़ाई प्रभावित हुई और उनके करियर पर संकट मंडराने लगा, जिसके बाद दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार जैसे कई राज्यों में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एक टीचर का जॉब एक टफेस्ट जॉब है, वो एकदम से आप उसे एक दिन निकाल देते हो, सेंटर बंद कर देते हो, तो पूरा प्रोसेस पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। अब पेरेंट्स फिर किसी नई जगह रिलोकेट हो, पहले अपना रिफंड लें, फिर बच्चे को फिर उस प्रोसेस में लेके जाएं, बच्चे का तो करियर स्पॉइल हो जाता है ना। तो कोचिंग सेंटर्स को भी ये समझना चाहिए कि यदि उनके पार्टनर्स कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हैं या वो खुद एक ओनर हैं हर ब्रांच के, तो उनका भी तो बहुत कुछ स्टेक पे है। एक ब्रांड का एक दिन में चला जाना उस ब्रांड की पूरी जर्नी पे एक स्टॉप लगा देता है। फिजी के सेंटर्स बंद होने के पीछे टीचर्स को सैलरी नहीं मिलने की वजह सामने आई थी, जिसके चलते टीचर्स ने संस्थान को बाय बोल दिया था। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ही 13 अप्रैल को नोएडा सेक्टर 62 स्थित फिजी कोचिंग सेंटर के बाहर अभिभावक एक बार फिर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल इस सेंटर को फिर से चालू किया गया, जिसके बारे में अभिभावकों को जानकारी दी गई। बंद होने के बाद अब इस सेंटर को दोबारा शुरू करने पर इसे फिजी 2.0 बताया गया। फ्रेंचाइजी के जरिए शुरू किए गए सेंटर को लेकर अभिभावकों ने अपनी नाराजगी जताई। हमारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा जा चुका है और अचानक से इन्होंने ताला लगा दिया और कोई रिस्पांस नहीं किया। जब हम काफ़ी चक्कर लगाए कोई रिस्पांस नहीं आया। अब अचानक से बोल रहे हैं कि आ जाइए, खोल रहे हैं। हमारा पैसा हमें वापस चाहिए, हमें नहीं जाना फिजी। कैसे टीचर से हमें नहीं पता। हमारे बच्चे का भविष्य हम खतरे में नहीं डाल सकते, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। अभी दोबारा बुला रहे तो पैसा फिर से पे करने के लिए बोल रहे हैं या पुराने वाले पे? अभी तो हमको हमारा पहले वापस चाहिए और वो पैसा तो मांगेंगे अगर खोलेंगे तो, लेकिन हमें पैसा नहीं देना। हमें विश्वास नहीं है इनके ऊपर, हमें हमारा पुराना पैसा वापस चाहिए। अभिभावक अब इस संस्थान पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर फिजी ने इनसे जो लाखों रुपए लिए थे, ये वो वापस करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग पेरेंट्स ने इतना मेल डाला था पैसे रिफंड को लेके, उस मेल का एक भी जवाब नहीं है। कम से कम 400-500 मेल गए होंगे, लेकिन अपना नया सेंटर खोलना है फ्रेंचाइजी के तहत, तो इन लोगों ने नया फ्रेंचाइजी देके उसके लिए लंबे चौड़े 6 पेज का मेल भेजा, जिसमें बड़ाई करते हुए लिखा कि फिर भगवान की तरह पेश किया जा रहा था डीके गोयल साहब से कि भगवान है एजुकेशन सेक्टर के, ठीक है। उस तरह से प्रोजेक्ट करके 6 पेज का मेल भेजा जाए। लिखा है कि फिजी वाज देयर, फिजी इज देयर, फिजी विल बी देयर।
हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिटजी से एक की जगह नोएडा में 100 सेंटर खोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पेरेंट्स के पैसे वापस करें, उन्हीं पेरेंट्स को वापस जो है इनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। सेक्टर 62 के सेंटर में 11th क्लास में एडमिशन कराया था अप्रैल 2024 में। 6,75,000 रुपए इन्होंने लिया था 2 साल का 11th-12th के कोर्स के लिए। 7-8 महीने पढ़ाने के बाद इन लोगों ने सेंटर एब्रप्टली बंद कर दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कोई मेल नहीं, कोई मेल व्हाट्सएप नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं। अभिभावकों का आरोप है कि इनके साथ हुई ठगी का मामला अभी अटका ही पड़ा है, लेकिन फिटजी ने फ्रेंचाइजी के जरिए नए बच्चों को ठगने के लिए नया पैंतरा अपनाया है। 2 दिन के बाद FIR हुआ और आज 3 महीने होने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। वापस सेंटर को बिजनेस फ्रॉड करने के जो इनकी हैबिचुअल ऑफेंडिंग करने का जो सिस्टम इनका बना हुआ है, वापस ये फ्रेंचाइजी 4 लोगों को पकड़ के, 4 टीचर्स को पकड़ के इन लोगों ने फ्रेंचाइजी दे के वापस को सेंटर को रीओपन कर जा रहा है, जबकि इनके खिलाफ FIR है और लीगल केसेस चल रहे हैं। हमारा जो केस पहले सेक्टर 58 थाना में था ऑलरेडी, उसकी और ग्रेटर नोएडा में भी एक सेंटर है, दोनों सेंटर्स के FIR को मर्ज करके लक्ष्मी मैम जो कमिश्नर मैडम है यहाँ पे, उनके सहयोग से SIT का गठन हुआ है और DCP क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी साहब उसको हेड कर रहे हैं। अब हम लोग को उम्मीद है कि अब हमें जस्टिस मिलेगा, बिकॉज हम लोगों ने उनसे पेरेंट्स के डेलीगेशन दोनों लोगों से मिला, DCP क्राइम से मिला है और कमिश्नर मैम से मिला। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि प्रॉपर सेक्शन डाला जाए, लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, प्लस इनके पासपोर्ट को फ्रीज किया जाए सो दैट, और इनकी गिरफ्तारी किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। दरअसल देश में कोचिंग संस्थानों पर कोई प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं है, जिसका नतीजा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। ये एक बहुत ही सीरियस एंगेजमेंट है बच्चों के बीच में, कोचिंग सेंटर्स के बीच में। तो कोचिंग सेंटर्स को अपने मैनेजमेंट को सुधारना चाहिए। अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो वो तो कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय लीगल सिस्टम्स, कंज्यूमर फोरम्स, अदर प्लेसेस, मगर उसके बाद भी कितना ट्रॉमा जो पेरेंट्स और बच्चे अभी भी भुगत रहे हैं, बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। अभिभावक फिटजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। हालांकि अब कार्रवाई को लेकर उनकी उम्मीद जगी है। साथ ही अब ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की है, इससे भी उनमें एक नया विश्वास पैदा होगा। लेकिन कोचिंग सेंटर्स में छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की कोशिश होती है, उसको लेकर खुद सतर्क रहने के साथ ही दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतंकी हमले के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी से बात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले आतंकी तहव्वुर ने अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन NIA ने इस याचिका का विरोध किया था और कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, लिहाजा अब कोर्ट ने तहव्वुर को परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अपने भारत दौरे से अमेरिका लौट गए। वो जयपुर से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। इस दौरान वेंस के साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी मौजूद रहे। वेंस ने अपने इस दौरे के अनुभव को अद्भुत बताया। वो सबसे पहले दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर गए थे, तो फिर PM से मुलाकात के बाद जयपुर की सैर की। साथ ही उपराष्ट्रपति वेंस अपने परिवार के साथ ताजमहल भी गए थे। 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव को अस्थायी तौर पर जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने विकास को उसकी बीमार मां की देखभाल करने की इजाजत दे दी। उसे 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरने पर 8 मई तक रिहाई मिली। हालांकि इस दौरान विकास मामले से जुड़े गवाहों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं करेगा। लखनऊ में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अब 1ली से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। पहले स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक था, लेकिन लखनऊ में पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। लिहाजा छात्रों को राहत देने के लिए स्कूलों का समय घटा दिया गया। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारी तेज कर दी गई। सेना वहां यात्रा मार्ग से बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुटी है। ये कपाट अगले महीने 25 मई को खुलेंगे। यात्रा मार्ग का 3 किलोमीटर का हिस्सा भारी बर्फ और ग्लेशियर की चपेट में है। चलिए खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज बात पहलगाम में हुए आतंकी हमले की।
इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सभी ने हमले की 100 में निंदा की और सरकार के फैसले के साथ एकजुटता से खड़े रहने की बात कही। साफ है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में सभी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में सोच रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से लगातार यही संदेश दिया जा रहा है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में अपने कार्यक्रम के मंच से ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक एक्शन मोड में दिख रहा है। आज शाम सरकार ने इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता शामिल हुए। बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों के प्रति संवेदना भी जताई गई। कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। सर्वदलीय बैठक से पहले आज कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है और इस गहन पीड़ा की घड़ी में उनके साथ पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ी है। हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश थी। हम इस गंभीर उकसावे के बावजूद शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और संकट की इस घड़ी में हमारी सामूहिक शक्ति को दोहराते हैं। कांग्रेस कार्य समिति शांति की अपील करती है और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता और एकता के साथ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराती है। कांग्रेस की इस बैठक में एकजुटता पर जोर देने के साथ ही सुरक्षा में चूक पर भी चर्चा हुई और इसको लेकर जांच की मांग भी की गई। राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 अप्रैल की रात को ही माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। इन सवालों को व्यापक जनहित में उठाना आवश्यक है। यही एकमात्र मार्ग है जिससे पीड़ित परिवारों के साथ न्याय होते हुए देखा जा सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार के सहयोगी दल हों या विपक्षी पार्टियां, सब एक सुर में सरकार के फैसले के साथ खड़े रहने की बात कह रही हैं। पहलगाम में जो बर्बर नृशंस नरसंहार हुआ है, उसके विरोध में आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार राष्ट्रहित में जो भी फैसले लेगा, जनता दल यूनाइटेड उन फैसलों के साथ होगा। तो ये फैसले नहीं, उससे भी कठोर फैसले लेने की ज़रूरत है और लेने भी चाहिए। और हम अपोजिशन में है, उसके बावजूद हम सरकार के सभी फैसले के समर्थन करेंगे। ऐसे घड़ी में, ऐसे संकट की घड़ी में जो सरकार निर्णय लेने जा रहे हैं, हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन कश्मीर ऐसा विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसके ऊपर पार्लियामेंट में भी चर्चा अगर अपोजिशन मांगता है
तो उसके लिए विशेष सत्र भी बुलाना पड़े तो बुलाना चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में भी सर्वदलीय बैठक हुई। ये ऑल पार्टी मीटिंग थी, इसमें सबका एक ही स्टैंड था। वी आर ऑल ऑन द सेम पेज और रेजोल्यूशन जो यूनानिमसली पास किया, तो उसमें जो ये दुखद जो ये कल कार्नेज हुआ है उसके बारे में बात हुई और हम सब जो है इकट्ठे हैं। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है। या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशत गर्दों के खिलाफ और दहशत गर्दी के खिलाफ। कुल मिलाकर चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, सब राजनीति से ऊपर उठकर आतंकियों की कायराना करतूत की निंदा करते हुए इसको लेकर एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार 7 दिनों की तेजी के बाद गुरुवार को शेयर बाजार लड़खड़ाया। कारोबार के आखिर में ये लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 315 अंक फिसलकर 79,801 पर आ गया। वहीं निफ्टी भी 82 अंक नीचे 24,247 पर पहुंच गया। बुधवार को गिरावट के बाद सोना फिर संभल गया। गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली में सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,400 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 700 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 99,900 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 16 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 29 पैसे हो गई। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कल यानी शुक्रवार को दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार समेत कई प्रमुख बाजार बंद रहेंगे। यहाँ के व्यापारी संगठनों ने बुधवार को हुई एक बैठक के बाद ये फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। JSW MG मोटो इंडिया ने नई अपडेटेड MG हेक्टर SUV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 14 लाख रुपए रखी गई है। खास बात यह है कि नई अपडेटेड हेक्टर SUV में इसका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन अब E20 पेट्रोल पर भी चलेगा और इस इंजन को मैनुअल गियर बॉक्स और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ खरीदा जा सकता है। आपको बता दें कि E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। और सोशल अड्डा में अब बात पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए भारत के सख्त कदमों की। भारत ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहला बड़ा फैसला पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोकने का हुआ है। करीब 65 साल पुराने सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान में जल संकट गहरा सकता है और वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों का पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते का मकसद ये था कि दोनों देशों में पानी को लेकर कोई संघर्ष ना हो और खेती करने में कोई बाधा ना आए। वैसे तो आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान से भारत के 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन इस बार भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रोकने का फैसला लिया है। भारत ने पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर अटारी चेक पोस्ट बंद कर दूसरा बड़ा कदम उठाया। इससे पाकिस्तानियों की भारत में आवाजाही नहीं हो सकेगी। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी चेक पोस्ट से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद वे इस रास्ते से नहीं लौट पाएंगे। भारत ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा सर्विस भी रोक दी है। इससे आतंकियों के भारत आने का रास्ता भी बंद हो गया है। इतना ही नहीं, सार्क वीजा छूट योजना से भी पाकिस्तान के लोग अब भारत नहीं आ पाएंगे। चौथे बड़े फैसले के तहत भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी रक्षा और सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस एडवाइजर्स हटाने के साथ ही भारत ने भी इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने डिफेंस एडवाइजर्स को बुलाने का फैसला लिया है। जाहिर है, भारत में पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों की वापसी से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत और संपर्क पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा है कि दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए इन कड़े कदमों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो कदम उठाए हैं
खासकर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के उनके जो मिलिट्री अटैचेज हैं उनको नॉन पर्सना डिक्लेयर करके उनको 1 हफ्ता दिया है कि वो भारत छोड़ दे। उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको 55 से 30 पे लाया है 1 मई से। अटारी बॉर्डर में जिस प्रकार से हरकत होती थी वो बंद हो गई है। जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर उनको बोला गया कि 48 घंटे में वो भारत छोड़ दे। ये जो कदम है ये भारत पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है कि आतंक के लिए 0 टॉलरेंस है। हम आतंक को सहन नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। और पूरे विश्व भर में पाकिस्तान जो आतंक का सौदागर है, पाकिस्तान विच यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी एक मतलब सबको पता चलता है। ये बताइए कि जिस तरह से एक तरह से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक इंडिया ने की है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, तो क्या सोचते हैं आप लोग और क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार द्वारा? देखिए, पूरा हिंदुस्तान और देश के रिटायर सैनिक तो से रिटायर नहीं होता है, लेकिन जो निशंस हत्याएं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जात धर्म देख करके पैंट उतार करके जिस तरह से हत्याएं किए हैं, इस तरह हमारे फौजी भाई इस समय उबाल में हैं। और हम लोग चाहते हैं एक बार पुनः सरकार हम लोगों को मौका दे, हम लोग चल करके उन आतंकवादियों को के दांत खट्टा करेंगे। और सरकार ने जो अपनी डिप्लोमेसी अपनाई है, जो प्रतिबंध लगाए हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो फौजी हैं उनके साथ हैं, समर्थन करते हैं। हम सर यही सोचते हैं कि हमारे लगभग 30-32 लाख सर्विसमैन हैं। अभी जो हमारे सर्विस में हैं उनको पीछे किया जाए, हम लोगों को आगे किया जाए। हम एकदम तैयार हैं, हमको कुछ नहीं लेना देना है। पहले देश की सुरक्षा, हमारी जनता सुखी है, हमारी जनता सफल है, अपने घर में आराम से चैन से सो खा रही है, तो हम उसके लिए जिए हैं, मरे हैं और फिर मरने के लिए तैयार हैं। हम तो उससे संतुष्ट हैं और सराहनीय कदम है, लेकिन इससे और कुछ हो सकता है तो उनको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि आतंकवादी बहुत बार बार आते हैं, बार बार खत्म होते हैं, फिर बार बार कहीं न कहीं से निकल जाते हैं। उनको एकदम जड़ से खत्म करना जरूरी है। इस बार हम रिटायर फौजी भी जाने के लिए तैयार हैं। जब भी देश को आवश्यकता पड़े प्रधानमंत्री जी को, उनको एक बार आह्वान करेंगे। हम लोग अपने निजी खर्चे से, निजी सिस्टम से हम लोग बॉर्डर पे पहुंचने का काम करेंगे और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनका दांत खट्टा कर देंगे। हम लोग 24 घंटा नहीं टिकने देंगे। वो घटना हुई उसको लेकर देश में पूरा क्रोध है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया और जो सिंधु नदी समझौता था वो कैंसिल किया। उसके बाद साफ तौर से जो वीज़ा हैं वो पाकिस्तान के वो कैंसिल किए एक तरीके से। अब उन्होंने बिहार की रैली में यहाँ तक कहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे और यहाँ तक 1 इंच भी जमीन जो है आतंकवादियों को नहीं रखेंगे। क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है? जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर बोला है तो वो कर दिखाएंगे, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत हुआ। इसलिए हम प्रधान जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लेना ही चाहिए उनको, क्योंकि अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया। जो दुखद घटना हुई है वो भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ भी हो, बहुत ही गलत हुआ है। काफी और हद तक इससे जो है हमारे ऊपर फर्क पड़ना है और भी कार्रवाई करनी चाहिए मोदी जी को। इसके अलावा क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कार्रवाई? सिंधु नदी का इन्होंने पानी रोक देना चाहिए। जो हमारा माल आता है आयात निर्यात होता है उस पर रोक लगाई, उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। और भी कड़े जो सख्त कानून बन सकते हैं उसे भी बनाया जाए। ये जो पहलगाम में घटना घटित हुई है इससे बेहद सभी लोग नाराज हैं, खफा हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार जो दंपति थे जिनकी की 24 फरवरी को शादी हुई थी, अभी हाल ही में वो शादीशुदा हुए थे और 2 महीना भी उनकी शादी को नहीं हुआ है और उनके घर परिवार के संग देख लीजिए क्या तमाशा किया गया है। लेकिन आतंकवादी इतना बेरहमी से कह रहे हैं, मार रहे हैं, तो जो देश है वो मांग कर रहा है एक बड़े एक्शन की। आपको लगता है कि एक बड़ा एक्शन और होना चाहिए? जी बिल्कुल, मोदी जी ने जो फैसला लिया है हम सब उनके साथ हैं और हमको भी ये अपने अंदर से कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ये लोग जात पूछ के हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मारते जा रहे हैं, हमको आपको भी मिलकर ये करना चाहिए कि हमको पता हो इनकी जात क्या है। सबसे पहले राशन पानी लेना बंद करें, जो भी आयात निर्यात हो रहा है जैसे कि हिंदुस्तान से जो भी सामान वहाँ भेजा जा रहा है उसको भी बंद किया जाए। हर तरीके से उन लोगों को तंगी प्रदान करनी चाहिए। सर मेरे हिसाब से कार्रवाई जो हो रही है वो तो ठीक हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई अभी 4 दिन में रुक जाती है। इसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे जो भी RDX वाला केस हुआ था उसके बाद कार्रवाई हुई, रुक गई। कल आपने अय्यागंज व्यापार मंडल में, अय्यागंज में रहता हूँ, अय्यागंज व्यापार मंडल वाले ने मसाल जुलूस निकाला था। ये सब ठीक है, हम लोग जो कर सकते वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये कार्रवाई होकर रुक जाती है
4 दिन कार्रवाई होती है फिर रुक जाती है, ये गलत है। इनको कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, ये कीड़े हैं, इनको कीड़ों की तरह मसल देना ही सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान सरकार को झटका। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी शुरू कर दी। भारत में पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक हैंडल ब्लॉक कर दिया गया। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इसके निर्देश दिए थे। ऐसे में अब ये पाकिस्तानी हैंडल भारत में नहीं दिख रहा है। सैमसंग गैलेक्सी M56 5G स्मार्टफोन की बिक्री शुरू हो गई। ये सैमसंग गैलेक्सी M55 5G का अपग्रेड वेरिएंट है। सैमसंग गैलेक्सी M56 5G को आप कंपनी की वेबसाइट और अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन की कीमत डिस्काउंट के साथ 27,999 रुपए है। यूरोपीय कमीशन ने एप्पल और मेटा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दरअसल इन दोनों ही कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। एप्पल पर 500 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4800 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी। तो मेटा पर 200 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये दोनों ही कंपनियां एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस में दोषी पाई गई हैं। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे पैरा एथलीट से जो कि दोनों हाथों से लाचार फिर भी कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। इनका नाम शिवम कुमार है और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। शिवम रेसिंग में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब उनका ओलंपिक में जाने का सपना है। जिनके हाथ नहीं होते उनकी जिंदगी कैसी होती है, इस कल्पना से भी शायद आप दूर रहना चाहें। लेकिन जिसे जिंदगी ने इस मोड़ पर ला ही दिया, उसके लिए तो बस 2 ही रास्ते होते हैं। या तो जिंदगी भर अपनी कमियों पर रोते रहें या फिर इसे स्वीकार करके इसे मजबूती में बदल दें। यूपी के सहारनपुर के शिवम ने दूसरा विकल्प चुना। ये तस्वीरें उसी जिद की गवाही हैं। बचपन से दोनों हाथ नहीं है। माँ ने अपना काम खुद करना सिखाया तो खुद पर भरोसा बढ़ा। पढ़ाई लिखाई शुरू की, स्कूल जाना शुरू किया, अभी MA कर रहे हैं। क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन एक दिन टीवी पर अपने जैसे बच्चों को रेस में दौड़ते देखा तो एथलीट बनने की ठान ली। एक बार मैंने टीवी में देखे थे अपने जैसे बच्चे दौड़ते हुए, तो फिर मैंने उस दिन से मैंने देखा कि मैं भी अपना मतलब की प्रैक्टिस शुरू करूँ। और फिर मैं स्टेडियम में आया था, तो मैं कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने कोच सर मेरी प्रैक्टिस कराई। प्रैक्टिस करता हूँ एथलीट की 1500 मीटर, 800 मीटर की, और एक बार स्टेट पे गोल्ड मेडल है और नेशनल पे एंट्री चली गई थी, एक बार पार्टिसिपेट है। और मैं 2-2.5 साल से लगभग प्रैक्टिस करता हूँ एथलीट की। ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि वो गोल्ड मेडल लाने के लिए। 20 साल के शिवम यूपी के सहारनपुर में भूरीबास गांव के रहने वाले हैं। रोज यहाँ दौड़ का अभ्यास करने आते हैं। शिवम 1500 मीटर और 800 मीटर की दौड़ में अभ्यास करते हैं। हालांकि पहले उन्हें क्रिकेट का शौक था, सो क्रिकेट ग्राउंड के पास बैठे रहते थे। एक दिन कोच की नजर पड़ी तो पूछ लिया और तब से शिवम उनकी देखरेख में दौड़ का अभ्यास करते हैं। कई दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले चुके हैं। स्टेट लेवल पर मेडल भी जीत चुके हैं। अब सपना पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है। लिहाजा चुनौतियों से लड़कर कड़ी मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने बोला तो क्या करता है? इसने बोला जी मैं तो बस थोड़ा बहुत रनिंग कर लेता हूँ और क्रिकेट का मुझे शौक है। मैंने बोला तो रनिंग में आ जाए, तो फिर रनिंग में आ गया। तो मैंने से मेहनत कराई। फिर इसका स्टेट मेडल है। बगैर हाथ के तो भागना बहुत ही मुश्किल है, बैलेंस नहीं बन पाता बॉडी का, और पानी पीने में भी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। आगे की तैयारी अच्छी कर रहा है वो, आगे देखते हैं अभी कंपटीशन आएगा उसके लिए तैयारी कर रहा है। यूं ही नहीं कहते कि चाह लो तो सब मुमकिन है। सीमाएं, बाधाएं बस आपके आत्मविश्वास को परखने के लिए है। जिसने इसे पार कर लिया वो जिंदगी की हर जंग जीतना सीख जाता है। राहुल कुमार, सहारनपुर, गुड न्यूज टुडे। जेलेंस्की से नाराज हुए ट्रंप। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने दोहराया कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन समेत G20 देशों के सभी राजनयिकों को भी इस हमले की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान पर अपनी नाराजगी जताई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इससे रूस के साथ शांति वार्ता को खतरा हो सकता है। हाल ही में जेलेंस्की ने एक अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि यूक्रेन कानूनी रूप से क्रीमिया पर कब्जे को मान्यता नहीं देगा, जबकि ट्रंप ने साफ किया कि क्रीमिया बरसों पहले बराक ओबामा के कार्यकाल में गंवाया जा चुका था और अब वो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। चीन ने 3 नए अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्पेस स्टेशन पर भेजा। ये उन अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे जो पिछले 6 महीने से वहां रह रहे हैं। शेनझू 20 यान से ये नए यात्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। महमूद अब्बास ने कहा कि हमास तुरंत बंधकों को रिहा करे ताकि इजराइल को गाजा में जंग जारी रखने का बहाना न मिले। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के मुताबिक गाजा में हमले रोकना पहली प्राथमिकता है। अमेरिका के न्यू जर्सी के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। वहां हेलीकॉप्टर और दमकल की गाड़ियां पानी से आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं। ये आग न्यू जर्सी के जंगल में काफी हिस्से में फैली हुई है। और अब गिर के जंगलों से आई एक गुड न्यूज। एशियाई शेरों का घर माने जाने वाले गिर फॉरेस्ट में तेजी से शेरों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार ये 25 से 30% बढ़ने की संभावना है। गिर के जंगल एक बार फिर गुलजार होने वाले हैं। एक बार फिर एशियाटिक लायन का कुनबा यहाँ फल फूल रहा है। गुजरात के 9 जिलों में फैले इस विशालकाय जंगल के कुल 13 डिवीजन हैं, जहाँ एक बार फिर 10 से 13 मई के दरमियान शेरों की गिनती होने जा रही है। इस बार 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जैसा एरिया का समावेश किया गया है। ये 35,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं गुजरात राज्य के, उसमें ये विस्तार आया है। पूरे सेंसस में तकरीबन फॉरेस्ट ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर्स, वॉलंटियर्स सब मिला के 3,000 से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हालांकि ये पहला मौका होगा जब शेरों की गिनती के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। लगभग 35,000 किलोमीटर में 11 जिले और 58 तहसील का एरिया शामिल है। इसके तहत शेरों के नाखून, शरीर पर चिन्ह, रंग, पांव के चिन्ह, GPS लोकेशन, ग्रुप कंपोजिशन को दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही डिजिटल और हाई रेजोल्यूशन कैमरे से जरूरी तस्वीरें भी ली जाएंगी। तमाम जानकारी को ई-गुज फॉरेस्ट एप्लीकेशन में रियल टाइम में एंट्री की जाएगी। लेकिन गुड न्यूज सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार काउंटिंग में शेरों की तादाद में 25 से 30% बढ़ने की संभावना है। यानी अब गिर के जंगलों में उठने वाले शेरों की दहाड़ पूरी दुनिया में जोरदार तरीके से गूंजेगी। एक हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम खड़ा किया गया है। ये हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सतत 24 आवर लाइंस की मूवमेंट पे नज़र रखता है। इसके तहत रेडियो कॉलर्स यूज़ किए जाएंगे, इसमें कैमरा ट्रैप्स यूज़ किए जाएंगे, इसमें HD फोटोग्राफी के लिए डिजिटल कैमरास का उपयोग किया जाएगा। इस तरीके से काफ़ी मॉडर्न टूल्स का इसमें इस बार सेंसस में उपयोग किया जा रहा है। इस काउंटिंग को सही तरीके से करने के लिए पुख्ता तैयारी भी की गई है। वन्य कर्मियों, स्वयं सेवकों और NGO के वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे ये प्रक्रिया सही तरीके से अंजाम तक पहुंच सके। एशियाटिक लायंस की वजह से गिर के जंगल पूरी दुनिया में खास पहचान रखते हैं। शेरों की तादाद में इजाफा होने से यकीनन दुनिया में गिर की पहचान और पुख्ता होगी। भारत वी जोशी, जूनागढ़, गुड न्यूज टुडे। युवराज सिंह की अर्जुन तेंदुलकर को लेकर अहम सलाह। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात दी। दरअसल अब खिलाड़ियों को डिजी लॉकर की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, डिजी लॉकर के जरिए ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जारी होंगे। इसके साथ ही खेल मंत्री ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च की भी शुरुआत की।
पोलैंड में शनिवार से सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। ये टूर्नामेंट ग्रैंड शतरंज टूर का हिस्सा है। इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा और अरविंद चिदम्बरम हिस्सा लेंगे, जबकि नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह ने सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को अहम सलाह दी। युवराज ने कहा कि अगर अर्जुन युवराज से कोचिंग लेंगे तो वो अगले क्रिस गेल बन सकते हैं। युवराज ने कहा कि अर्जुन को गेंदबाजी के बजाय बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्करेज ने मैड्रिड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। अल्करेज ने चोट की वजह से ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि एक कठिन फैसला था। साथ ही अल्करेज ने फिलहाल आराम करने की बात कही। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को चेतावनी दी। उन्होंने साफ किया कि खिलाड़ियों को गुटबाजी का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने भाई भतीजावाद खत्म करने पर भी जोर दिया। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।